जय हिंद बच्चों, ये 12th क्लास का समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर 3 है। अगर नई बुक आपके पास है तो, अगर पुरानी बुक है तो 5वां चैप्टर है ये। इसके अंदर जो स्टूडेंटों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये उसके लिए क्या है, फर्स्ट डोज का काम करेगी। और जो पहले से ही पढ़ चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बूस्टर डोज का काम करेगी। इसका मतलब ये दोनों को ही बेनिफिट होने वाला है। आपको क्या ये पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। ये बेनिफिट है अगर आप इसको देखते हो तो। सेकंड नंबर पे औरों से बेहतर ये क्यों है वीडियो, इसका कारण ये क्योंकि इसके अंदर हम पूरा ऐसे घटनाओं को एक्सप्लेन करेंगे जैसे आपके आंखों के सामने घटित हो रही हो। बस आपको क्या है, इमेजिन करके चलना है कि आप उस टाइम पे हो। अरे समझ, जब इंडिया आजाद हुआ उस समय कैसा हुआ होगा। अरे समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान में जब घटनाएं घटी तो उस समय मैं बताता जाऊंगा, तो उसको सोचना है कि वैसा दिमाग में घट रहा है तुम्हारे। समझ में, जैसे मूवी के अंदर सीन चलते हैं वैसे ही दिमाग के अंदर क्या करना है, सीन बनाने। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बस उसका ये वीडियो आपको इतना रिलैक्सेशन मिलेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि किताब की तरह नहीं होता पढ़ते जा रहे हैं। अरे समझ में नहीं आ रहा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो समकालीन दक्षिण एशिया, हम इस बुक के अंदर बेसिकली है समकालीन विश्व राजनीति पढ़ रहे हैं। तो हम शब्द को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। समकालीन, समकालीन का मतलब होता है एक ही समय के अंदर जो अलग अलग जगहों पर घटनाएं घटती हैं उसे कहते हैं समकालीन। जैसे कि मान के चल लो 1975 के अंदर इंडिया में क्या हो रहा था, 1975 में पाकिस्तान में क्या हो रहा था, बांग्लादेश में क्या हो रहा था, श्रीलंका में क्या हो रहा था। सारे देशों की जो घटनाएं हम जानेंगे वो क्या है, समकालीन है। इसका मतलब एक ही समय में घटने वाली घटनाएं विभिन्न विभिन्न जगहों पर। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, 1962 के अंदर वॉर चल रहा था, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। 1961 के अंदर बेसिकली है, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, हमने क्या है उसकी एक शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे 1959 में हमने दलाई लामा को शरण दी थी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसी समय क्या हो रहा था, क्यूबा मिसाइल संकट घट रहा था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। उसी समय 1962 के अंदर पाकिस्तान में क्या हो रहा था, समझ में नहीं है, वहां सेना का शासन था। उसी तरीके से बांग्लादेश में 19 बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान क्या कर रहा था, जुल्म ढा रहा था क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा था, तो देखो 1962 के अंदर श्रीलंका के अंदर सिंगली लोगों को दबाया जा रहा था, तमिल लोगों को, सॉरी तमिल लोगों को दबाया जा रहा था। तो पता चलिए हर जगह क्या अलग अलग घटनाएं घट रही थी। तो इसीलिए क्या है, दक्षिणी एशिया आपको क्या है बड़ा इंटरेस्टेड लगेगा, क्योंकि दक्षिण एशिया वो है जहां पर शक्ति केंद्रित होने लगी है। सुना होगा कि इंडिया विश्व की महाशक्ति बन रहा है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा। और इस समय क्या प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी है, उनकी क्या लोकप्रियता इस समय चरम सीमा पर है। पूरा विश्व क्या कर रहा है आज के समय में, इंडिया को का दबदबा मानने को तैयार है कि हाँ यार, आज इंडिया में वो ताकत है जो किसी भी फैसले को बदल सकता है या अपने फैसले में झुका सकता है। भले इंडिया सॉफ्ट पावर है तो क्या हुआ, समझ में नहीं, यानी कि आंख नहीं दिखा रहा इंडिया किसी को, समझ में नहीं है, बट आंख किसी की देख भी नहीं रहा है। क्लियर हो गया। वो सुना है ना नरेंद्र मोदी जी का डायलॉग, ना तो आंखें दिखाकर बात करेंगे और ना आंख झुकाकर बात करेंगे, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। तो ये भारत की विदेशी नीति आज के टाइम में है। क्योंकि दक्षिण एशिया के अंदर दो देश ऐसे हैं जो क्या है, विश्व की एटॉमिक पावर बन चुके हैं, यानी परमाणु हथियार इनके पास आ चुका है, इंडिया और पाकिस्तान। जिसकी वजह से, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी है। क्लियर है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से युद्ध होने के चांसेस रहते हैं। हम दुश्मन मानते नहीं है पाकिस्तान को, पर कहते हैं ना कि अब कोई दुश्मनी मोल दिए जा रहा हो तो कब तक मना करें, कभी बार तो पकड़ के पेट ही देना चाहिए ना। तो वही एग्जाम्पल है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई, ठीक है, एक पठानकोट पे, पठानकोट के, और एक क्या नाम है आपका, जो हमला हुआ था इसके ऊपर, उरी के ऊपर, और दूसरा जो कहां पर, पुलवामा पे अटैक हुआ था। क्लियर हो गया। चलो देखते हैं, एक एयर स्ट्राइक थी ना। तो समझते भाई कि भारत जो है, ठीक है, भारत में दक्षिण एशिया के समय क्या हो रहा था। तो भारत 1947 में आजाद हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले रूल कर रही थी। कब से कब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मान के चल लो 1757, कितना 1757 से 1857 तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक शासन किया। ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार आ गई 57 के बाद 58 और लेकर 1947 तक। क्लियर है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है। ओके। नेक्स्ट नंबर पे इस समय कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट।
क्लियर है। 1947 में इंडिया आजाद हो गया और भारत से क्या है, दो उसके पार्ट अलग हो गए, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं, ध्यान रखना। हम जो अभी पाकिस्तान देख रहे हैं वो भारत के पश्चिमी हिस्से पर है। किस पे, कौन से हिस्से पर है, पश्चिमी या पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान, और इसको क्या है, ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे पहले। कब तक, 1971 तक, जब तक बांग्लादेश अलग नहीं हुआ, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेसिक हमें क्या चीजें पता चल गई, बेसिक हमें पता चल गया भारत 1947 में आजाद हुआ, ठीक है। उसका डिवीजन हो गया यानी कि पार्टीशन हो गया, वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि वो दो हिस्से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी दोनों स्वतंत्र देश हैं। भारत 1947 से अब तक लोकतांत्रिक रहा है। सिर्फ 18 महीने के लिए भारत के अंदर लोकतंत्र हट गया था, जो आप पढ़ोगे भी। लोकतंत्र के अंदर जो संकट आया था, ठीक है, वो आपातकाल था, ठीक है। वो क्या था, 1975 जून से शुरू हुआ था, ठीक है, 25 जून 1975 से, ठीक है, और आपका कहां पर, दिसंबर 1977 में खत्म हो गया। कैलकुलेट कर लो, पूरे 18 महीने रहा। 18 महीने के बाद दोबारा से भारत में लोकतंत्र चला और सुचारू रूप से बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से आपका एस्टेब्लिश हो गया। और अगर आप उस लेसन को यानी दूसरी बुक पढ़ोगे अपनी, तो उसमें यह भी जानोगे कि भारत से लोकतंत्र को जुदा कर पाना, अलग कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत की जड़ों के अंदर लोकतंत्र क्या है, समा चुका है। मतलब जो जड़ें होती है ना लोकतंत्र की, पनप चुकी है। नेक्स्ट नंबर पे तो इंडिया का पता चल गया, क्योंकि हम समकालीन विश्व दक्षिण एशिया पढ़ रहे हैं, मतलब समकालीन दक्षिण एशिया पढ़ रहे हैं, तो ये डीपली लेसन है। तो हम हर किसी के बारे में इतना डीपली, मतलब इतना ब्रीफली नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब सुनो, यानी इतना डीपली नहीं पढ़ पाएंगे, ब्रीफ ब्रीफ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या है, हर किसी के बारे में लिखना है। पाकिस्तान ले लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक सरकार, देखो पाकिस्तान भी हमारी तरह वादे के साथ शुरू हुआ, आजाद हुआ, कि हम भी क्या करेंगे। उसने कहा कि भारत जो पाकिस्तान होगा लोकतांत्रिक होगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लोकतांत्रिक के साथ साथ हम क्या है, आदर्श मूल्यों पर चलेंगे, हमारे यहाँ पर भी हर पंथ को रहने की आजादी होगी, यानी धर्मनिरपेक्ष होगा। इन बातों के साथ वो आया, बट क्या हुआ, वहां के जो पहले ही प्रधानमंत्री है उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेसिकली है, तो वहां पर सेना ने शासन कब्जा कर लिया। अब सेना का शासन कौन कौन रहा पाकिस्तान में, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, पाकिस्तान का सैनिक शासन। तो सबसे पहले तो अयूब खान आ गए, कौन, अयूब खान। दूसरा याहिया खान। तीसरा कौन आ गया, याहिया खान 1971 में। देखो अयूब खान आए, क्लियर है, 1968 तक रहे, कब तक, और 1968 तक 71 तक याहिया खान रहे। और याहिया खान को क्या हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने उखाड़ फेंका, जो एक लोकतांत्रिक सरकार थी, जनता के द्वारा चुनकर आई थी। उन्होंने कहा कि देखो पूर्वी पाकिस्तान हमने खो दिया, कौन, हमने पूर्वी पाकिस्तान खो दिया, लोग तो वहां के क्या है, लोगों को बताया। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, हमारी सेना, ये जो सेना प्रमुख है उनको हटा के वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की। और जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे उन्होंने ये वादा भी किया कि हम क्या करेंगे, दोबारा से पूर्वी पाकिस्तान को अपने में शामिल कर लेंगे। तो लोगों ने इस भरोसे के साथ क्या किया, जिताया। पर जुल्फिकार अली भुट्टो भी क्या है, वापस तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जो शिमला समझौता हुआ था हमारे इंदिरा गांधी जी के बीच में, आ रहा समझ नहीं है, और परवेज मुशर्रफ, वो क्या नाम है इनका, जुल्फ नवाज जो बांग्लादेश के पहले जुल्फ शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी, अरे समझ में नहीं आ रहा, और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, उसके तहत उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश को स्वायत्ता दे दी थी, यानी कि जिसे कहते हैं ना, उनके देश के अस्तित्व को मान लेना, मान्यता दे दी थी, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है। तब हमने उनके 90,000 सैनिकों को वापस किया था, वरना हम वापस नहीं करते, क्लियर है, बांग्लादेश को मान्यता मिल गई। अच्छा आगे देखते हैं क्या हुआ।
आगे फिर क्या हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को उखाड़ फेंका। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना? गुड। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को फिर सेना के शासन ने क्या किया, उखाड़ फेंका। ठीक है, और उसके बाद जो लोकतांत्रिक सरकार बनी वो किसकी बनी, बेनजीर भुट्टो की बनी। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ की सरकार 1988 से 1999 तक रही। उसके बाद कौन आया, उसके बाद परवेज मुशर्रफ, जो सेना का शासन आया, किसका, परवेज मुशर्रफ। ठीक है, या इधर आर लगा लो जैसे, ठीक है, मुशर्रफ। ठीक है, इनकी सरकार रही। आगे देखते हैं भाई क्या है, पाकिस्तान के बाद कौन आया। ठीक है, फिर उसके बाद 2008 से वहां लोकतंत्र है, परंतु सेना का दबदबा वहां बहुत है। अभी सुना होगा इमरान खान को जब सत्ता से हटाया तो इमरान खान ने यह बात को बोला भी था कि मुझे जो हटाया जा रहा है वो सेना का दबदबा और विदेशी शासकों का, यानी अमेरिका का दबाव था मुझे हटाने के लिए, क्योंकि वो क्या है, अमेरिका के दबदबे को हटाना चाहते थे इमरान खान अपने ऊपर से। ठीक है, तो इमरान खान ने उन्हीं, वो क्या नाम है, अमेरिका ने उन्हीं को ही क्या है, सरकार से हटा दिया। तो 2008 के बाद से वहां लोकतंत्र तो है, परंतु लोकतंत्र मजबूत नहीं है। ठीक है, वहां पर सेना का दबदबा बहुत है। तो ये क्या है, पाकिस्तान की कहानी रही। फिर उसके बाद बांग्लादेश देखते हैं। बांग्लादेश क्या है, 1947 से 1971 तक तो किसका पार्ट था, पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का ही भाग था। और पाकिस्तान क्या करता था, इस पे कंट्रोल करता था। देखो यहाँ से इसे टैक्स ज्यादा मिलता था, खर्चा कम करता था इसके ऊपर, तो इसका विकास पीछे रहा जा रहा था। नेक्स्ट नंबर पे क्या कर रहा था, दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान क्या कर रहा था, उर्दू भाषा लाद रहा था, अपनी संस्कृति को लाद रहा था। दूसरा कारण ये था जिससे इन लोगों को लगा कि ये गलत हो रहा है। तीसरा क्या, इन्होंने इनकी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, जैसे कि जो बांग्लादेशी थे, मतलब बांग्लादेश जो था पूर्वी पाकिस्तान, वो मुस्लिम जरूर थे पर वो बंगाली मुस्लिम थे, उनकी खुद की एक भाषा थी, उनके खुद के रीति रिवाज थे, तो उनको जब उखाड़ फेंका जा रहा था तो लोगों ने उसका विरोध किया। ठीक है, और अवामी लीग करके एक पार्टी बनी जिसका नेतृत्व किसने किया, शेख मुजीबुर रहमान ने। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्लियर हो गया। ठीक है, तो 1947 से 71 तक तो पूर्वी पाकिस्तान का भाग था। 1972 से लेकर 75 तक वहां पर लोकतंत्र रहा, शेख मुजीबुर रहमान की सरकार रही। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, जब भारत ने आजाद करवाया तो भारत ने क्या कहा बांग्लादेश को कि हमारे नैतिक मूल्यों पर आप चलोगे, यानी जो इंडिया के मूल्य वही आपके होंगे। इंडिया के मूल्य क्या है, संसदात्मक व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे क्या है पार्टियां भारत के अंदर है। दूसरे नंबर पे हमने क्या रखा कि धर्मनिरपेक्ष रहोगे, किसी धर्म को आप मान्यता नहीं दोगे, तो उन्होंने भी खुद को धर्मनिरपेक्ष रखा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। जिसका इंपैक्ट क्या पड़ा, 1975 में उन्होंने देखा कि अब तो हम आजाद है, उन्होंने क्या किया, संसदात्मक व्यवस्था को उठाकर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रख दी और बाकी सारी पार्टियों को क्या कर दिया, बैन कर दिया कि भारत के अंदर, वो बांग्लादेश के अंदर कोई और पार्टी क्या नहीं कर सकती, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती। जिसकी वजह से क्या हुआ, सेना को मौका मिल गया और सेना ने शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया, पूरे परिवार के साथ मार दिया। ठीक है, उनकी बेटी बच गई थी, क्या नाम था उनका, शेख हसीना, क्लियर है, जो अभी क्या है बांग्लादेश की। 1975 से 91 तक वहां सेना का शासन रहा। इस बीच दो सेना क्या है प्रमुख रहे, एक कौन, एच.एम. इरशाद, ठीक है, और एक क्या है, ये कौन है, जुल्फिकार अली भुट्टो है। कौन है, जुल्फिकार अली भुट्टो, और उनका नाम क्या था, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, एक तो एच.एम. इरशाद थे जो 1991 तक रहे। नेक्स्ट नंबर पे नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा क्या है, समझ में नहीं, जस्ट अ मिनट, देख ही रहते हैं। जियाउर रहमान, कौन, दूसरे जियाउर रहमान आए 1975 में, क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या, 1991 से अब तक वहां लोकतंत्र है। ठीक है, से और सबसे मजबूत जो पार्टी है वो अवामी लीग है, जो कभी से मुजीबुर रहमान की क्या थी, पार्टी थी। शेख हसीना उनकी बेटी क्या है, अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, क्लियर हो गया। श्रीलंका को ले लेते हैं, श्रीलंका में भी लोकतंत्र रहा है। श्रीलंका 1948 तक क्या रहा है,
1948 तक ब्रिटेन का गुलाम रहा है, 1948 में उसे आजादी मिली, तब से वहां पर अभी तक लोकतंत्र है, पर वहां पर क्या जातीय संघर्ष है। कैसा संघर्ष? जातीय संघर्ष। ठीक है, जातीय संघर्ष क्या होता है? यानी कि सिंगली और तमिलों के बीच में हिंसा, सिंगली वर्सेस तमिल। क्लियर है? वहां पर जो तमिल लोग हैं, ठीक है, उन्हें वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जाफरान को वो क्या चाहते हैं, एक अलग देश बना दिया जाए तमिलों के लिए। ठीक है, अगर सिंगली लोग उन्हें उनकी भाषा को मान्यता नहीं देते हैं तो। ठीक है, जातीय संघर्ष ये लंबा चला और करीबन करीबन ये 2008 तक खिंच गया। ठीक है, 2008 में, ठीक है, मुरलीधर क्या नाम है, 2008 तक क्या हुआ, जो लिट्टे था, आ रहा समझ नहीं आ रहा, वो खत्म हो गया। अब वो शांति प्रिय तरीके से बातचीत कर रहे हैं और उसको हल कर रहे हैं मुद्दे को। नेक्स्ट नंबर भूटान ले लो। भूटान में 2008 से संवैधानिक राजतंत्र है। ठीक है, पहले किसका, राजा का शासन हुआ करता था, 2008 से क्या हुआ, संवैधानिक राजतंत्र हो गया। यानी कि वहां है तो अभी भी राजतंत्र, पर क्या संवैधानिक है, वहां संविधान है। मालदीव कह रहा है, जो मालदीव है, आ रहा समझ में नहीं है, मालदीव 1968 तक संतलत था। संतलत मतलब समय वहां राजा का शासन हुआ करता था, बट 1968 में क्या हुआ, वो गणतंत्र बन गया। कैसा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वहां पर राष्ट्रपति होने लगा। 2005 से बहुदलीय प्रणाली कर दी गई। बहुदलीय प्रणाली का मतलब ये, वहां होता तो अभी भी राष्ट्रपति है, और वहां पर क्या मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, अभी इस समय मालदीव के जो क्या नाम है प्रेसिडेंट बने, वो क्या मोहम्मद मुइज बने, जो इंडिया के अगेंस्ट है। उन्होंने क्या इंडिया के जो सैनिक हैं, 72 सैनिकों को भी निकालने की अपील की है कि आप अपने सैनिकों को अपने देश बुला लो। भारत ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। ठीक है, ठीक है, हम हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो यहाँ पर थे, समझ में नहीं, वो क्या नाम है तुम्हारा, मोहम्मद सोली, मोहम्मद सोली, अरे समझ नहीं है, इब्राहिम सोली, मोहम्मद इब्राहिम सोली, जो मालदीव के क्या थे प्रेसिडेंट, वो इंडिया समर्थक थे, उन्हीं से हमारे काफी समझौते भी हुए। अब नेपाल ले लो। नेपाल क्या संवैधानिक राजतंत्र रहा, वहां राजा का शासन तो था पर संवैधानिक तरीके से था, वहां प्रधानमंत्री हुआ करते थे पर राजा का दबदबा था। बट 1991 में लोकतांत्रिक संविधान को लेकर संघर्ष छिड़ गया। समझे, सरकार यानी राजा ने भी मान्यता दे दी। ठीक है, बट क्या हुआ, कुछ कुछ टाइम बाद उन्हें हटा दिया गया। 2006 तक ये संघर्ष चला। 2002 में बात मान ली गई थी, पर राजा की हत्या कर दी गई, राजा ज्ञानेंद्र की। किसने, दीपेंद्र ने। दीपेंद्र को भी 3 दिन बाद मार दिया गया, अलग बात है। समझ में नहीं है, समझ में? ज्ञानेंद्र कौन, वीरेंद्र फिर आए राजा, और 2006 तक वहां पर क्या हुआ, जो लोकतंत्र स्टैब्लिश हो गया। 2008 में उन्होंने राजतंत्र को खत्म कर दिया। लोगों की मान्यता थी राजा से जुड़े रहेंगे तो सही रहेगा, जैसे ब्रिटेन जुड़ा रहा है अभी तक राजा के साथ, तो उन्हें नहीं, यहाँ पर क्या नहीं रहेगा, राजतंत्र नहीं रहेगा, खत्म। 2015 में क्या किया, नेपाल ने अपना खुद का संविधान बना लिया। तो ये क्या है, मोटा मोटा दक्षिण एशिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज और समझनी है, तो वो ये कि इंडिया का मैप आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, ये कुछ लगभग क्या है, आपका इंडिया का मैप बन गया। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका श्रीलंका हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नेपाल हो गया। ये क्या हो गया, भूटान हो गया, आ रहा समझ में नहीं आ रहा। और ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया। क्लियर हो गया, 1 2 3 4, ये आपका बांग्लादेश हो गया। क्लियर है, ये आपका बांग्लादेश हो गया, यहाँ लिख लो, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश। क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6। यहां पर नीचे की तरफ जाओगे तो ये आपका क्या है, डॉट 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 करके आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मॉलडीव है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर पे इसके इधर ही क्या है आपका, ये अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में टोटल वैसे 7 देश आते हैं, पर क्या है, अफगानिस्तान को भी 2008 में शामिल कर लिया गया, तो इस हिसाब से वहां पर टोटल कितने हो गए, 8 देश दक्षिण एशिया में आते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ऐसे, ध्यान देना, क्या भारत के पूरब में स्थित कोई एक देश का नाम बताइए। ठीक है, या 4 ऑप्शन में आ जाए कि भारत के पूरब में स्थित बताइए दक्षिण एशिया का कौन सा देश है, तो पूरब इधर है, तो इधर कौन सा देश है, बांग्लादेश हो गया। ऑप्शन में बांग्लादेश हो तो ठीक है, समझ में नहीं। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर में स्थित, मतलब समझे, भारत के उत्तर में स्थित एक देश का नाम लिखिए। उत्तर क्या, ऊपर, ऊपर क्या है, नेपाल है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भारत का क्या नाम है, पश्चिम में स्थित कोई एक देश का नाम लिखिए, तो देखो पाकिस्तान है। अरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आ जाए, दक्षिण में स्थित एक देश का नाम लिखिए, तो श्रीलंका है। ठीक है, दक्षिण में इधर मालदीव, वो क्या नाम, मालदीव भी है। अफगानिस्तान भी इधर पश्चिम में हो जाएगा, इधर भूटान हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दक्षिण एशिया से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, बताइए दक्षिण एशिया में से कैस कौन सा देश है जिसमें लोकतंत्र नहीं है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, लोकतंत्र नहीं है ऐसा कौन सा देश है, तो अब अफगानिस्तान में भी लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान की थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। ठीक है, और कहां पर लोकतंत्र नहीं है, दूसरे नंबर पे कौन सा देश है जहां लोकतंत्र नहीं है, मालदीव में लोकतंत्र है। नेक्स्ट नंबर पे आपका भारत में लोकतंत्र है, श्रीलंका में लोकतंत्र है। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो वहां पर सेना का दबदबा बहुत है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, बट क्या है, जनता चूज कर रही है अभी भी 2008 के बाद से, तो वहां पर मान लेते हैं अभी लोकतंत्र है। ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री बने वो अभी तक जनता के द्वारा चुने गए बने हैं 2008 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपका कौन है, बांग्लादेश में लोकतंत्र है। नेक्स्ट नंबर पे आपका कौन सा है, भूटान। भूटान में अभी भी क्या है, संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कहने का मतलब वहां पर क्या है, राजा का शासन है, तो भूटान इसका एक आंसर हो जाएगा। क्लियर, लोकतंत्र में भूटान में भी लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान, वो नेपाल में लोकतंत्र है। ठीक है, तो अफगानिस्तान में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तालिबान का शासन आ गया है। किसका, ठीक है, अफगानिस्तान में किसका शासन नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं है। वहां पर 2001 में लोकतंत्र आया था और 22 में हट गया, जब तालिबान ने दोबारा से कब्जा कर लिया और अमेरिका ने जब वो अफगानिस्तान को छोड़ दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अफगानिस्तान की तो बहुत बुरे हालत है, वहां तो बच्चों को पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, 5वीं तक लड़कियों को पढ़ने की इजाजत है बस। अरे समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद नहीं, कोई नहीं जा सकता, लड़कियों को काम करने की इजाजत नहीं है। सोचो, काम करना मतलब इसमें बुरखे में रहना जरूरी है, रिपोर्टिंग नहीं कर सकती, मतलब बिना मास्क के। यार समझ में, बहुत सी वहां जॉबें क्या है खत्म कर दी गई लड़कियों की, औरतों की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के बारे में जानते हैं पहले। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और सिरदर्द भी रहा है। कब तक, जब तक नरेंद्र मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तब तक, यानी कि 2019 तक पाकिस्तान बड़ा सिरदर्द रहा है। क्यों, देखा होगा आतंकवादी हमले होते रहे, समझ में, 2016 में हमला हुआ, फिर 2019 में हुआ पुलवामा अटैक, फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जवाब दिया। ठीक है, फिर उन्हें लगा कि इंडिया शांत रहने वाला नहीं है, अब जवाब देगा और बहुत डेंजर जवाब देगा, हमारी क्षमता नहीं है बर्दाश्त करने की, इसलिए अभी मत लड़ो। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है, उनका श्योर मानना होगा जब तक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है तब तक तो मत ही लड़ो। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे एग्जांपल किसको ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं, वहां की क्राइसिस चल रहा है बहुत डेंजर। इसका मतलब यह है वहां पर इन्फ्लेशन बहुत हाई है, वहां पर क्या है, वित्तीय संकट आ गया है। वित्तीय संकट का मतलब विदेशी मुद्रा उनके यहाँ समाप्त हो चुकी है। आ रहा है, वो आईएमएफ से कर्जे की गुहार लगा रहे हैं कि कर्जा दे दो, आईएमएफ ने कर्जा दिया भी। ठीक है, इस हिसाब से वो चौथा सबसे बड़ा देश हो गया है जो आईएमएफ से कर्जा लिया है उसने। क्लियर हो गया। तो इसीलिए भी रीजन है कि पाकिस्तान अपनी खुद की राजनीति में क्या है, फंस गया है, पर पाकिस्तान को इग्नोर नहीं करना चाहिए।
क्योंकि पाकिस्तान अभी भले कोई दिक्कत ना क्रिएट कर रहा हो, पर जैसे उसकी स्थिति अच्छी होगी वो इंडिया से लड़ना नहीं छोड़ेगा, ठीक है। और अब तो क्या है ना, उसे लड़ाई के लिए खर्चा भी मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन क्या कर रहा है, बाकायदा उस पर खर्चा कर रहा है, इसी वजह से कि ये इंडिया के क्या नाक में दम करता है। देखो ये क्या एक राजनीति है। राजनीति कैसी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, कि खुद मत लड़ो सीधा, दूसरे को लड़ाओ, समझ में नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, चाइना क्या कर रहा है, ये देखो ये चाइना मान के चल लेते हैं, ठीक है। चाइना क्या कर रहा है, ये इंडिया मान के चल लेते हैं, ठीक है, और ये पाकिस्तान है मान लेते हैं, और ये जो है वो अफगानिस्तान है। क्या ये अफगानिस्तान है, ठीक है। हम क्या है, चीन से कंपटीशन करते हैं, सभी को पता है। हम देखना चाइना से कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान से कभी खुद को कंपेयर नहीं करते, समझ में नहीं। पाकिस्तान का अगर अगर कोई इंडिया का व्यक्ति नहीं है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी करते हुए पकड़ाता, बड़ी गुस्सा आती है यार, जो खुद फकीर है उससे क्या कर्जा ले रहे हो, मतलब उसके आगे क्या बिक रहे हो, बिको तो अच्छे देश के इधर, तुम्हें पकड़ने और पीटने में दोनों में मजा है ना, आगे समझते हैं। ये ऐसे नाम भी बदनाम हो जाता है, ठीक है। हम चाइना से क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। चाइना किससे कंपेयर कर रहा है खुद को, यूएसए से। वो यूएसए को हराना चाहता है। हम किसको हराना चाहते हैं, चीन को हराना चाहते हैं। मतलब है चीन को आगे निकलना चाहते हैं, चीन से, चीन के काउंटर करना चाहते हैं चीन को, ठीक है। चीन नहीं चाहता कि इंडिया क्या करे, मुझे काउंटर करे, इसका मतलब ये मुझसे भिड़े। वो चाहता है कि अगर इंडिया को चीन से भिड़ने से बचाना है तो वो क्या चाहता है कि पाकिस्तान को भिड़ाया जाए, किससे, इंडिया से। इसलिए वो इसको खर्चा देता है, टेक्नोलॉजी दे रहा है। अब तो आज नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए कि भैया आप मिसाइल बनाओ जिससे कि आपकी क्षमता बरकरार रहे पूरे इंडिया पे कहीं भी अटैक करने का। अब यूएसए नहीं चाहता कि चीन मेरे से क्या करे, लड़े। यूएसए इसीलिए क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है इंडिया को। देखना इंडिया और यूएसए की समय अच्छी दोस्ती, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर यही होता है कि खुद ना लड़के दूसरों को लड़ाया जाए, सही में। यूएसए खुद नहीं चाहता कि चीन मेरे से भिड़े, वो चाहता है इंडिया से इसको भिड़ाते रहो, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इंडिया से भिड़ने में लगा रहेगा, हर समय नहीं, और हम आगे निकल जाएंगे। तो वो क्या कर रहा है, इंडिया को देखो हर तरीके की मदद कर रहा है। कैसी मदद कर रहा है कि भाई इकोनॉमी के मामले में वो हमसे बिजनेस तेजी से कर रहा है, जिससे इंडिया ताकतवर हो और चाइना से मुकाबला कर सके। दूसरे नंबर पे हथियार हमें देने में कोई कमी नहीं कर रहा कि आप खरीदो जो खरीदना है। देखो हम ड्रोन वगैरह खरीद रहे हैं, हर समय नहीं यार, ड्रोन हमने अभी कितने अच्छे अच्छे सौदे किए हमने अमेरिका के साथ रक्षा, ठीक है। तो और उसने अपने सहयोगियों को भी कह दिया, सारे कोई दोस्ती इंडिया से बेकार नहीं करना है, हर समय नहीं आ रहा, ठीक है। देखो फ्रांस भी हमें हथियार बेच रहा है, वैसे फ्रांस हमारा पुराना दोस्त है। जापान देख लो, समझ में, ये सारे इस समय के बहुत अच्छी इंडिया से दोस्ती बनाए हुए हैं, ठीक है। एक कनाडा है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। जो निज्जर की हत्या हुई उसमें पाकिस्तान, वो अमेरिका नहीं चाहता ना कि उसके देश में आकर कोई ऑपरेशन करके चला जाए, तो बेइज्जती कितनी होगी। और कनाडा उसका दोस्त है, दोस्त के साथ साथ सीमा क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। सोचो अगर वो अपने कनाडा की मदद नहीं करेगा, समझ में। तो इस वजह से क्या है, वो अभी कनाडा को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को उतना नहीं कर रहा, ठीक है। बट इंडिया को लंबे समय तक वो दोस्ती बरकरार रखेगा। चाइना किसको, पाकिस्तान को कर रहा है, जबकि पता है पाकिस्तान कुछ नहीं है, फिर भी वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, खर्चा दे रहा है, हर हर चीज टेक्नोलॉजी दे रहा है कि वो इंडिया को काउंटर करे। क्यों, बहुत पीछे पिछड़ जाएगा पाकिस्तान, तो फिर इंडिया कैसे काउंटर होगा, इंडिया मेरे से भिड़ लेगा, ठीक है। तो हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमसे भिड़े, क्योंकि जो कुछ नहीं है उससे क्या लड़ना, ठीक है। इसलिए हम भी किसको सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को क्या है, सुना होगा, संसद हमने बनाने पे खर्चा दिया, और डैम वगैरह बनाने पे, रोड बनाना, रोड हो गया, एयरपोर्ट बनाने पे खर्चा किया, जिससे पाकिस्तान की स्थिति अच्छी हो और वो किसको काउंटर करे। अभी अक्सर सुना होगा कि अफगानिस्तान के लोग क्या है, इंडिया को अच्छा दोस्त मानते हैं, पाकिस्तान के लोग चीन को अच्छा दोस्त मानते हैं, इंडिया यूएसए क्या है, इंडिया को अच्छा दोस्त मानता है। ऐसे में नहीं, वहां पर एक माहौल जो क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि इंडिया बहुत अच्छा दोस्त है, समझ में नहीं। इसके रीजन ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपको पता चल गया विदेशी नीति कैसे चलती है, ठीक है। विदेशी नीति में रूल यही रहता है, खुद ना भिड़ के दूसरों को भिड़ाया जाए, समझ में नहीं, क्योंकि खुद भिड़ोगे तो नुकसान ज्यादा है। हाँ खर्चा दो, पैसा दो, हार भी गए तो कुछ नहीं होगा। अफगानिस्तान, अमेरिका ने कोई भी युद्ध अपने देश में नहीं लड़ा, सारे युद्ध दूसरे देशों में लड़े, हार जीत वहां से उसकी डिसाइड हो जाती है, उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, समझ में। जब उसके देश में युद्ध लड़ा जाए तब पता चले कि युद्ध क्या होता है। जो इसके अंदर है वो पाकिस्तान है,
यानी बेसिकली ये पाकिस्तान का शासन कैसा रहा। पाकिस्तान के अंदर बेसिकली सबसे पहले वहां पर भी लोकतंत्र वगैरह की वादे किए गए, पर वहां पर लोकतंत्र को तुरंत क्या किया गया, उखाड़ फेंका गया। 1954 के अंदर ही अयूब खान ने क्या किया, राष्ट्रपति को, वहां के प्रधानमंत्री को हटाकर खुद क्या है शासन अधिपत्य कर लिया। ये कौन थे, ये सेना के प्रमुख थे। ठीक है, 1958 में इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित करा लिया और 1968 तक ये क्या किए, शासन में रहे। ठीक है, इन्हीं ने क्या है तो 65 का युद्ध लड़ा था अयूब खान ने, 1966 का समझौता ताशकंद, इनके प्रमुख योगदान क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि आप सिलेबस में आ जाए, ठीक है, कि अयूब खान के टाइम में क्या क्या हुआ। तो एक तो 1965 का इन्होंने युद्ध लड़ा और 1960 कौन सा, 1960 के अंदर समझौता कौन सा, 1960 के अंदर जो समझौता हुआ था उसको बोलते हैं हम क्या, सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु नदी जल समझौता किसके बीच हुआ, तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का कौन था, पाकिस्तान का अयूब खान। क्लियर है। और दूसरा क्या है, इसने 65 का युद्ध भी छेड़ दिया था भारत के खिलाफ, और जिसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि भारत को ये युद्ध लड़ना पड़ा और पाकिस्तान को हराया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, शास्त्री थी, लाल बहादुर शास्त्री, 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। ठीक है, तो इससे पता चल गया पाकिस्तान की राजनीति जो थी उसमें अयूब खान का योगदान कितना हो गया। फिर कौन आया, याहिया खान। याहिया खान ने 1971 का वॉर छेड़ा, युद्ध, समझ में आ रही है, जिसमें इंडिया ने क्या किया, 12 दिन के अंदर याहिया खान की सेना को 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया। समझ में आया नहीं, पाकिस्तान की आर्मी जब बड़े पैमाने पर हमारे कंट्रोल में आ गई, समझ में, भारत के कंट्रोल में आ गई, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, बांग्लादेश को हमने मान्यता दिलवा दी और उनके सैनिक छोड़े। ठीक है, अब उसके बाद याहिया खान को फिर उखाड़ फेंका किसने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जो कहाँ का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, पहला बनना चाहता था पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि बांग्लादेश का। जब बांग्लादेश का नहीं बन पाया तो उसने पश्चिमी पाकिस्तान का बन जाता। वहां लोकतंत्र को लेकर क्या हुआ, लोगों में एक जज्बा जागा। ये लोकतांत्रिक सरकार थी, ध्यान रखना, कौन सी लोकतांत्रिक सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी जुल्फिकार अली भुट्टो की। उखाड़ फेंका गया कब, 1977 के अंदर। 1977 में फिर जो सेना के प्रमुख थे वो कौन थे, जियाउल हक। कौन, जियाउल हक। 1977 से 1988 तक रहे। 1982 में लोकतंत्र वहां पर समर्थक आंदोलन हुए पाकिस्तान के अंदर, बट क्या हुआ, फिर भी 1988 तक रहे। ठीक है, फिर उसके बाद बेनजीर भुट्टो आई, ये भी लोकतांत्रिक समर्थक सरकार थी। क्लियर है। तो अब समझते हैं क्या, जुल्फिकार अली जो भुट्टो थे, कौन से, जुल्फिकार अली भुट्टो हो गया। जियाउल हक, जियाउल हक के टाइम में, ठीक है, 1988। ठीक है, ये और बेनजीर भुट्टो ने क्या किया पाकिस्तान के अंदर, सॉरी क्या नाम है, हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने आतंकवाद फैलाया बड़े पैमाने पर। किसने, बेनजीर भुट्टो ने, सुना होगा। 1989 में ही क्या है, 1989 में कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलना शुरू हुआ था बड़े पैमाने पर। कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, हत्याएं की गई उनकी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो, क्योंकि उस समय पाकिस्तान, वो अमेरिका मदद दे रहा था पाकिस्तान को, जिससे कि अफगानिस्तान को क्या, अफगानिस्तान में यूएसएसआर को कंट्रोल छुड़ाने के लिए, यूएसएसआर को बर्बाद करने के लिए। और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा था, मिलिटेंट की तैयारी हो रही थी। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ा, उसने खुद खर्चा, यानी 1 बिलियन तक खर्चा किया था। सोचो जम्मू कश्मीर में क्या है, आतंकवाद फैलाने के लिए 1 बिलियन पैसा बहुत हो जाता है, अरे 1 बिलियन यूएसडी, जिसकी वजह से वहां पर हर सुना होगा कि बच्चे हथियार लेके घूम रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद नवाज शरीफ, इनकी सरकार तुरंत हटती रही, आती रही, जाती रही 99 तक। 99 में क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ को हटा दिया। ठीक है, सॉरी 99 में नवाज शरीफ को हटा दिया, परवेज मुशर्रफ आए। नवाज शरीफ का योगदान दो, पहला ये, इसने परमाणु हथियार बनाया। ठीक है, चगाई की पहाड़ियों में क्या किया, परीक्षण किया, और भारत ने, यानी कि हमने भी उसी समय क्या है, इससे मात्र 4 दिन पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और इसी समय क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया 1999 में, कौन सा, कारगिल वॉर। कारगिल वॉर जो छिड़ा उसमें परवेज मुशर्रफ क्या थे, सेना प्रमुख थे। उन्होंने सोचो वहां के प्रधानमंत्री को बिना बताए, कहा जाता है, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी इंडिया की तरफ। समझ में आया नहीं। और जो जॉन है, क्या नाम है, जॉन एफ कैनेडी, नहीं क्या नाम था उनका, डब्ल्यू ब्रूस, अमेरिकी राष्ट्रपति डब्ल्यू ब्रूस, अरे समझ नहीं आया। हाँ, उन्होंने,
हाँ, उन्होंने कॉल करके बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि ऐसा है कि वो क्या है, परमाणु हमला कर सकते हैं भारत के ऊपर। उन्होंने तो टेंशन किस बात की है, हम मान लेंगे कि इंडिया का 20% हिस्सा नहीं सही, पर सुबह होते होते क्या पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देंगे। समझ में नहीं है, ये वर्ल्ड के नक्शे पे पाकिस्तान ही नहीं दिखेगा। आरएस में अगर उन्होंने ऐसी गलती की, हम मानेंगे इंडिया का 20% हिस्सा नहीं था, समझ में नहीं है, पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म कर देंगे। समझ में आ रहा नहीं यार। तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, नवाज शरीफ को तख्ता पलट कर दिया, हटा दिया और खुद राष्ट्रपति के तौर पर बन गया 1999 से। 2008 में वहां लोकतांत्रिक सरकार बनती हुई आ रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले लो इमरान खान का। इमरान खान 2018 से लेकर 22 तक रहे, पूरे 4 साल, यानी पांच साल नहीं काट पाए उन्होंने भी। यानी वहां का कार्यकाल पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। और उसके बाद जेल, फांसी या देश छोड़ना उनका कंफर्म है। जैसे नवाज शरीफ देश छोड़ के भाग गए, आरएस में नहीं, अभी आए सितंबर 2023 के अंदर देश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे मान के चलो, इन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया कि जब मैं क्या नाम है वो परमाणु हथियार बना रहा था, तो अमेरिका ने मुझे $5 बिलियन का प्रपोजल दिया कि $5 बिलियन हम पाकिस्तान को देंगे अगर वो परमाणु हथियार ना बनाए तो। ये कह रहा है मैंने मना कर दिया, नहीं, अर्ज में नहीं, ठीक है। तो परवेज मुशर्रफ, फिर कौन, 2008 में लोकतांत्रिक सरकार जब से चली, इमरान खान आए। इमरान खान के बाद नवाज शरीफ का भाई जो था शहबाज शरीफ, प्रधानमंत्री रहा। शहनवाज शरीफ के बाद जो अनबाहुल हक काकर, वहां के क्या है, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। केयर टेकर का मतलब जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। फरवरी के अंदर वहां इलेक्शन हो जाएंगे, फिर देखो कौन आता है, ठीक है। अमेरिका ने उस समय तक क्या है, उसे सब तरीके की मददें भी बंद कर दी है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र नहीं आएगा तब तक हम क्या नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं भेजेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, तो पता चल गया पाकिस्तान की पूरी राजनीति क्या थी अभी तक। अनबाहुल हक काकर कौन है, इस समय वहां के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, फेब तक रहेंगे, ठीक है। वैसे जीतने के चांस देखो कौन आ सकता है, नवाज शरीफ सुनने में आ रहा है कि आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि इमरान खान तो जेल में डाल दिया है, समझ में नहीं, तो उसके हिसाब से ये कह सकते हैं। समझ में आ गया क्या बोल रहा, ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है कि लोकतंत्र पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत ना होने के क्या क्या कारण है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये, पहला जो उसका पॉइंट है वो ये है कि वहां धर्म गुरु, सेना, अरस में नहीं आ रहा है, और जो वहां पर भूस्वामी अभिजन है उनका सामाजिक दबदबा बहुत है। एक तो धर्म गुरु पूरी जनता को क्या है, बहला कर रखते हैं, फुसला कर रखते हैं, गलत चीजें सिखाते हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम ही खाली है, खाली मतलब इसमें दिमाग से पैदल कर रखी है, समय जिसको भी देखो इंडिया से बदला लेना चाहता है। अरे इसमें हमारे यहाँ के बच्चों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान से बदला लेना है, क्यों लेना है, इसे तो हर बार पीटा है ना हमारे। हर समय नहीं यार, जो हमारे जो क्या बोलते हैं लाइन से जनरेशन रही है, पूर्वज जो रहे हैं वो तो पीटते हुए हैं, दादा परदादा, तो हमें इसे क्या पीटना। अरे नहीं यार, उन्होंने सिखाया बदला लेना है, बदला लेना है। तो बहुत धर्म गुरुओं ने वहां पर दिमाग को उन्हें खाली कर दिया, पढ़ाई लिखाई उन्हें कुछ नहीं, उन्हें सिर्फ बदला चाहिए। सेना, सेना भी क्या है, अपनी नेतृत्व दिखाती रहती है कि देखो हम ही हैं, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इंडिया को हमने काउंटर कर रखा है। और वैसे पाकिस्तान देखा जाए ना तो चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, समय इसका फर्क ये भी है कि इंडिया से उसकी दुश्मनी है ही, समझ में नहीं है, इधर उसने ईरान से भी दुश्मनी तैनात कर रखी है, अफगानिस्तान से भी कर रखी है, जबकि वो दोनों तो मुस्लिम देश ही है। जिससे क्या पता चलता है कि इसलिए भी सेना वहां पर क्या है बता के रखती है कि क्यों यहाँ पर सेना का शासन जरूरी है। लोकतंत्र रहेगा तो आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, कैसा, क्योंकि देखा इंडिया की पॉलिटिक्स अगर मेरे हिसाब से देखी जाए तो 1989 से लेकर दो क्या नाम है 1999 तक राजनीति देखो बिल्कुल कोई एक प्राइम मिनिस्टर टिक ही नहीं रहा, एक टिके थे 5 साल पूरे। हाँ, कौन से, राव, क्लियर हो गया। भूस्वामी और सामाजिक दबदबा, ठीक। दूसरा क्या है, भारत के साथ दुश्मनी, ठीक है, भारत के साथ दुश्मनी भी एक कारण है जिसकी वजह से वहां की सेना बताती रहती है कि हम ही इंडिया से काउंटर कर सकते हैं। उन्हें अपनी आर्मी पे बहुत ज्यादा भरोसा है, उन्हें लगता है कि हमारी आर्मी इंडिया को हरा सकती है, जबकि कितने बार हारी है उसके बावजूद। मैं वहां की एक दो देखी है, क्या नाम है, जो रिपोर्टिंग होती है, उस रिपोर्टिंग में जिससे पूछो हमारी आर्मी बढ़िया है, हमारी आर्मी बढ़िया है, जबकि हमारी आर्मी वर्ल्ड की 4th क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। हर में नहीं आ रहा, फर्स्ट नंबर पे अमेरिका है, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे इंडिया है। ये एक्चुअल राइट है, समझ में, वो कहते हैं हम मैं चलो ठीक है, जैसा है दूसरे को अगर बहम में है तो हम क्यों बिना बात के उससे जगह, अच्छी बात है बहम में रहने दो। अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी, अमेरिका भी नहीं चाहता और पश्चिमी देश कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, लोकतंत्र है,
क्योंकि अगर लोकतंत्र आएगा तो वहां पर जनता का शासन होगा, जनता क्या करेगी, उस व्यक्ति को हटा देगी जो देश के हित में नहीं सोच रहा होगा। अरे और सेना क्या है, सेना तो वही रहेगी रहेगी, तो अमेरिका जो चाहेगा वो करवा सकेगा, समझ में आ रहा है, उसे हटाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरा भी आएगा वो सैनिक ही आएगा। समझ में, अंतरराष्ट्रीय समर्थन की कमी। अब चीन भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र आए, क्योंकि चीन में खुद लोकतंत्र नहीं है, समझ, तो वो क्यों चाहेगा, क्यों जानता है कि पाकिस्तान को ऐसे मैं अपने कंट्रोल में रख सकता हूँ। विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद, ये लोगों को एक बात का ये भी डर है कि जो विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद है, और इसमें कहीं उनके हाथ में पाकिस्तान के परमाणु हथियार ना पड़ जाए। समझ में, अगर लोकतंत्र आएगा तो इस तरीके से क्या होगा, वहां पर एक बहुत बड़ा खतरा रहेगा इस्लामी आतंकवाद का। समझ नहीं, पश्चिमी देश, अमेरिका जैसे देश इससे क्या डरते हैं, ठीक है, किससे, पश्चिमी इस्लामी आतंकवाद से। क्लियर हो गया, तो ये कारण है, ठीक है। पर वहां पर देखा जाए तो मीडिया मजबूत है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने जितनी रिपोर्टिंग देखी है उसमें रिपोर्टर बड़े डेंजर क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद भी पब्लिक पीटती नहीं है, इससे पता चलता है वहां पर मीडिया मजबूत है। समझ में नहीं, हमारे देश में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे पब्लिक ही मारना शुरू कर देगी, क्या कि देश के अगेंस्ट कैसे बोला, वो देश के अगेंस्ट बोल रहे हैं, अरे समझ नहीं है, तो वो अपने देश के अंदर हमारे समर्थन की बातें कर रहे हो, पब्लिक पीट नहीं रही है, हमारे देश में पाकिस्तान के समर्थन की बात करके दिखाओ। अरे समझ, पुलिस गई भाड़ में, सरकार गई भाड़ में, पब्लिक के जूते उतार के ले बेटा, अरे समझ, वहां तक तो जाने नहीं देगी, वो कहेगी और जो गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हमारे देश में अंदर देश प्रेम का जज्बा ज्यादा है, जज्बा सुना है ना, है, यानी कि हमारे अंदर नेशनलिज्म ज्यादा है, राष्ट्रवाद, जिसमें अपने देश से प्यार। क्लियर, क्योंकि हम जैसे भी हैं हम बेटर कर रहे हैं। अरे समझ नहीं, हम पहले क्या थे, वो तो भाई बेसिकली था ही था, ब्रिटेन के गुलाम थे, जिसकी वजह से हमारे मोस्ट ऑफ क्या रिसोर्सेज बाहर निकल गए। आज हम दोबारा से देखो ना, ब्रिटेन को पीछे कर लिया, जिस व्यक्ति ने सोचो 200 साल हम पे राज किया, जिस देश ने हम पे 200 साल राज किया, हमारे रिसोर्सेज लिए, पूरे विश्व के रिसोर्सेज खाए, उसके बावजूद भी आज हमसे पीछे है वो इकोनॉमी के मामले में। पॉपुलेशन की बात मत करना कि उसकी आबादी देखो हमारी है तो पीछे ना, हमारे देश से अब तो क्या उसकी इकोनॉमी पीछे हो गई है, नहीं हो गई है। नेक्स्ट आने वाले समय में इंडिया, पता है ना, अगले 50 सालों के अंदर ब्रिटेन उसके पासन के बराबर भी नहीं होगा इंडिया की, भारत में, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतनी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इंडिया इंडिया है, भारत में नहीं है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर। क्लियर हो गया, भरोसे वाला देश है, कैसा भरोसा, कि हाँ ये वो देश है जो कभी कमजोर नहीं होगा, भारत में नहीं है कमजोर करने वाला देश है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश समझते हैं, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था पहले, भारत में नहीं आ रहा, आज के टाइम में जो है वो बांग्लादेश बन गया। पूर्वी पाकिस्तान कब से 1947, 14 अगस्त 1947 से लेकर 1971 तक क्या रहा, वो पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा रहा, पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, अब बांग्लादेश बन गया। क्यों, क्यों वहां के लोग मुसलमान थे, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता के लिए लड़े। तो उसके 4 कारण थे। पहले नंबर पे ये था, जो पूर्वी पाकिस्तान है, बांग्लादेश, क्लियर है, वहां से क्या बहुत ज्यादा क्या मिल रहा था, उसे टैक्स मिल रहा था, किसको, अभी जो पाकिस्तान है उसको। ठीक है, पर वो खर्चा उतना नहीं कर रहा था, किसके ऊपर, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर, जिससे बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति थी, वो दयनीय थी, जबकि वो मेहनत ज्यादा कर रहे थे। दूसरे नंबर पे क्या रीजन रहा, तो दूसरे नंबर पे कारण ये रहा कि वो उर्दू इन पे लाद रहे थे, वो वहां की पश्चिमी जो पाकिस्तान की संस्कृति है उसे लाद रहे थे, दूसरा कारण। तीसरा कारण ये था, पूर्वी पाकिस्तान की संस्कृति को तबाह कर रहे थे, जैसे कि मान के चलो वहां पर जो बंगाली भाषा है उसको खत्म कर रहे थे, जो लोग आम बोलचाल करते हैं, उर्दू भाषा लाद रहे थे, जिसकी वजह से क्या लोगों ने आंदोलन करने शुरू किए। जब वहां की सेना ने उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, बात समझ में आ रही है क्या, जब वहां की सेना ने आंदोलन दबाने की कोशिश की तो लोगों ने क्या किया, हथियार उठा लिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, अब फिर वो क्या करने लगे, लड़ने लगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, जब लड़ने लगे तो ये जो मुठभेड़ है, और वो इस कदर बढ़ गई कि सेना ने बड़े पैमाने पर लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया। करीबन करीबन ऐसा माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा जो लोग मारे गए वो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई में मारे गए। करीबन करीबन 30 लाख लोगों को पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया, मार दिया। कितने रेप हुए, आरएस में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से 1 करोड़ लोगों ने भारत के अंदर क्या किया, प्रवासन किया। यानी कि भारत के बंगाल में, असम के अंदर करीबन करीबन 1 करोड़ लोग क्या बॉर्डर पार करके आए। अब अंदाजे इस बात से लगा लो कि अगर आर्मी है हमारी बॉर्डर के पास खड़ी हुई है, हथियार लेकर खड़ी हुई है, ठीक है, और वहां से लोग आ रहे हैं, और लोग कौन है, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुढ़े हैं, अगर जवान भी हैं तो बिना हथियार के हैं, सोचो,
तो सोचो सामने खड़ा हुआ इंसान भी है ना, वो तो आर्मी है तो क्या हुआ, इंसान भी तो है। एक व्यक्ति को गोली मार देगा, 2 को मारेगा, 3 को मारेगा, है नहीं है, तो वो भी तो इंसान है ना। सैनिक को मारने में मजा जब आता है जब सामने वाले के पास हथियार हो, पर सामने वाला जब खाली हाथ हो ना और फिर कह दिया मार दो, तो मजा नहीं आएगा। अरे क्योंकि भाई अंदर से वो भी तो इंसान है ना, उसका भी तो दिल बेचारे का कहीं ना कहीं दुख मनाएगा कि यार मैं क्यों मार रहा हूँ इन लोगों को। समझे, तो ये बात पहुंची कहां पर, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के पास की अगर ऐसी बातें चलेंगी तो इतने बड़े पैमाने के लोगों को तो आर्मी नहीं मार सकती, क्योंकि आने वाले बच्चे औरतें हैं, इस समस्या का समाधान राजनीतिक होना चाहिए। समझे, तो इंदिरा गांधी ने इस विवाद को उठाया कहां पर, पहले तो पाकिस्तान के पास रखा, तो पाकिस्तान ने कहा ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप इसमें नहीं बोलोगे। यार ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि लोग तो हमारे देश में आ रहे हैं, या आपके लोग हमारे देश में नहीं आए, ठीक है, तो कह ये हम नहीं जानते क्योंकि वो खुद ही मार रहे थे तो वो कैसे रोक लेंगे। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी क्या हुई, जून, कब, जून, में नहीं आ रहा कब, एग्जैक्ट 6 जून 1971 को रिचर्ड निक्सन से मिलने गई अमेरिका के राष्ट्रपति से, कि भाई क्योंकि पता है विश्व की महाशक्तियां अमेरिका और यूएसएसआर थे तो इनसे बात करना जरूरी है, और ऊपर से क्या है ये सीटों का मेंबर भी था, सेंटो का। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसी वजह से वहां पहुंची। रिचर्ड निक्सन ने बोला देखो ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, आप इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करोगे, अगर आप इंटरफेयर करते हो तो पाकिस्तान का साथ भले चाइना दे। देखो पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा था, चीन तो सपोर्ट कर ही रहा था, उसने चीन तो सपोर्ट करेगा ही करेगा, पर यूएसएसआर भी सपोर्ट किसको ही करेगा, पाकिस्तान को ही करेगा। यानी कि ये 3 देश क्या हुए उस समय एक हो गए, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, चीन की राजधानी बीजिंग, और यूएसए की राजधानी क्या है, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अब देखो पाकिस्तान से तो लड़ लेते यार, फिर ऊपर से चाइना, चलो चाइना को भी देख लेते, अब यूएसएसआर विश्व की महाशक्ति इतना तो नहीं देख पाएंगे। ऐसे में भारत ने कहा भाई इस समय रुकना यार ठीक रहेगा, थोड़ा पेशेंस रखते हैं। फिर इंदिरा गांधी थी, ऐसे में सुना होगा कि इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी बहुत थी, आज यूं समझ लो आज जैसे नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है वैसे उस समय पॉपुलैरिटी किसकी सबसे ज्यादा थी, इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी ने पूरे देश में अपने नाम से क्या है ना सरकारें बनाई थी, ठीक है, इतनी पॉपुलैरिटी थी। तो उन्होंने क्या किया, अगस्त 1971 के अंदर यूएसएसआर के साथ समझौता कर लिया, यूएसएसआर और इंडिया ये दोनों एक समझौते में बंध गए, शांति, सहयोग और मित्रता का समझौता था, ठीक है। इसमें बेसिकली 12 अनुबंध किए गए, जिसमें कहा जाता है कि 12वां जो अनुबंध था उसमें यह था कि यदि एक देश के ऊपर हमला होता है, आरस में नहीं आ रहा, जैसे मान के चलो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक एग्जांपल देके बता, इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है तो यूएसएसआर नहीं बोलेगा, बट यही अगर हम दोनों की लड़ाई हो रही है और कोई तीसरा देश अगर आता है, जैसे चाइना अगर कूदता है या यूएसएसआर कूदता है, तो रशिया कूद जाएगा उस युद्ध में, यानी सोवियत संघ उस युद्ध में कूद जाएगा। अब हम बेचिंतित हो चुके थे, हमने इसे तो हम संभाल लेंगे, ऐसी अगर रशिया किसी एक देश से लड़ता यूएसएसआर तो हम नहीं बोलते, पर तीसरा देश अगर कोई आता तो हमें भी युद्ध में कूदना पड़ता, हमें तो भाई समझौते की जरूरत थी तो हमने कर लिया। पाकिस्तान अब इंडिया में अब बेचिंतित है क्योंकि पाकिस्तान को तो हम वैसे ही संभाल लेंगे, तीसरा देश आया तो यूएसएसआर है ही विश्व की महाशक्ति है, परमाणु हथियारों का जखीरा उस पर नंबर 1 था। समझ में नहीं है, रशिया की अमेरिका की इतनी हिम्मत थी नहीं कि यूएसएसआर के सामने कूद जाए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्योंकि पता था अगर धोखे में कूद गए तो मरे बिना नहीं बचेंगे, क्योंकि बेसिकली परमाणु हथियार की युद्ध छिड़ जाता, उस समय दोनों देश बच रहे थे परमाणु हथियार के युद्ध लड़ने से। चलो ठीक है, अब क्या हमारी आर्मी को छूट थी, जैसे चाहे वैसे इस मैटर को सॉल्व कर लो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो वहां के जो हमारे क्या नाम है सेना प्रमुख थे, उन्होंने कहा अभी नहीं, एक बढ़िया समय का इंतजार करते हैं, और बढ़िया समय कब आया, दिसंबर, कितने तारीख को, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर 1971, ठीक है। हमने क्या किया, पाकिस्तान की आर्मी लड़ते लड़ते आरस में नहीं आया, उनके जो लड़ाकू मतलब जो जिन्होंने हथियार उठा लिए थे आरस में, जो वहां की आर्मी के लिए विद्रोही बन गए थे, सही में वो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते उनके टैंक क्या हुए थे, इंडियन बॉर्डर में घुस जाते थे, आर्मी उड़ा देती थी। 3 टैंक उड़े, 3 लड़ाकू विमानों को उड़ाया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत हमारे इंटरनल मैटर में क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारतीय हम तो तैयार है, तुम बस आओ। तो आरस में नहीं आ रहा, उन्होंने प्लान बनाया भारत के 10 एयर बेस पर हमला करने का रात रात में, समझ नहीं। और उसी बीच क्या वो भारत को पहले से ही खबर हो गई थी, क्योंकि हमारी भी तो खुफिया एजेंसी है रॉ, अर्ज में रॉ किस लिए, इसीलिए तो है, रॉ सबसे ज्यादा एक्टिव जो है वो चाइना और क्या ना पाकिस्तान में ही है।
अब इंडिया को, अब रॉ ने शिफ्ट कर लिया मूवमेंट चाइना की तरफ, क्योंकि चाइना में दिक्कत ज्यादा क्रिएट कर रहा है, और इधर खालिस्तान की तरफ भी क्रिएट कर लिया। अब समझ में नहीं, खालिस्तान का मैटर तो कुछ समय का ही, उसे जल्दी दबा लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद चाइना को मेन चीज काउंटर करनी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, पूरी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, ठीक है। समय हमने ज्यादातर अपने क्या किए थे, लड़ाकू जहाजों को हटा लिया था, समझ में नहीं है। उसने क्या है, हमारे 10 एयर बेसों पर अटैक किया रात ही रात में। एक मूवी बनी हुई थी भुज, समझ में नहीं, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, है ना, या इंडियाज प्राइड, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे उन क्या नाम है, आगरा तक जो एयर बेस है उस पर तक हमला हुआ, पर हमारा नुकसान कम हुआ। फिर क्या है, 4 दिसंबर को हमने ऑफिशियल युद्ध छेड़ दिया सुबह 5 बजे से। 3 दिसंबर को हमला हुआ, सुबह होते ही 4 दिसंबर को हमने क्या किया, ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है, युद्ध की घोषणा कर दी। 4 तारीख से लेकर, बात समझ में नहीं आ रही है, मात्र 12 दिन के अंदर, कितना, 4 से 12 कितना हो जाएगा, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ, हमने पाकिस्तान को मात्र 12 दिन के अंदर युद्ध में हरा दिया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। 90,000 सैनिकों को वहां सरेंडर करना पड़ा हमारे आगे, क्लियर है। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, कराची एयरबेस में घुस गए, मतलब जो कराची क्या बोलते हैं, पोर्ट है नहीं है, वहां हमने अपनी नेवी भेज दी। अरे समझ में नहीं आ रहा, नेवी भेज दी और ये पूरा क्या किया, कंटेंट कर दिया कि ये यहाँ से हथियार ना बेच पाए, क्लियर है। पूर्वी पाकिस्तान इस तरह पूरा हिस्सा था, हमने वहां पर हथियार, खाना पीना सब बंद कर दिया उनकी आर्मी का, समझे, जिसलिए उन्हें सरेंडर करना पड़ा, क्लियर है। और इंडिया क्या इस युद्ध को जीत गया। उसके बावजूद भी कश्मीर का मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ। शिमला समझौता हुआ 1972 में, कौन सा समझौता, शिमला समझौता, किस किस के बीच, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, क्लियर हो गया। बांग्लादेश बना, हमने बांग्लादेश बनाया, बांग्लादेश को मान्यता दी। पाकिस्तान से भी शिमला समझौते के तहत हमने मान्यता दिलवाई, और वहां के जो मूल्य थे, मूल्य मतलब वैल्यूज जो थी, वो क्या थी, लोकतंत्र रहेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, समाजवाद रहेगा। तो वहां के जो नेता थे वो कौन थे, शेख मुजीबुर रहमान, आवामी लीग के। तो वहां डेमोक्रेसी आई, समझ में नहीं आ रहा, और सेकुलर कंट्री बनी, ठीक है, और सोशलिज्म, ठीक है, क्योंकि भारत के भी ये 3 मूल हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या, धर्मनिरपेक्ष राज्य बना, समाजवाद बना, लोकतंत्र बना। लोकतंत्र कैसा था, जैसे हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था, प्रधानमंत्री होगा वहां पर भी, क्लियर है। बट क्या वो 1975 में उन्होंने संसदात्मक व्यवस्था को हटा दिया और उसकी जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू की। इसका मतलब ये उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा, और इसके साथ ही अन्य पार्टियों को क्या है, राजनीति में घुसने की इजाजत नहीं है। एक ही पार्टी होगी, उस पार्टी का नाम क्या होगा, आवामी लीग, क्लियर। जिससे आर्मी को मौका मिल गया, समझे नहीं। देखो, खुफिया इंफॉर्मेशन मिली थी कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो सकती है, पर मुजीबुर रहमान ने इग्नोर कर दिया, कहा सारे अपने ही बच्चे हैं, मुझे कौन मारेगा, क्यों। जिसका प्रभाव क्या पड़ा, 1975 में आर्मी ने क्या किया, उन्हें मार दिया। जियाउल रहमान क्या हुए, जियाउर रहमान अब क्या सेना प्रमुख बने, ठीक है। और उन्होंने ही, अरे समझ नहीं है, लोकतंत्र खत्म, अब धर्मनिरपेक्ष खत्म, क्योंकि इस्लामिक स्टेट अपने आप को घोषित कर दिया, ठीक है। एच.एम. इरशाद आए, इन्होंने सार्क की स्थापना का क्या प्रस्ताव रखा था, किसका, सार्क, ठीक है, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, दिसंबर में रखा गया था। इसको हम पढ़ेंगे 85 में, दिसंबर 1985 के अंदर सार्क की स्थापना का प्रपोजल रखा था एच.एम. इरशाद ने, ठीक है। भारत कोई खास इंटरेस्टेड था नहीं शुरू में शामिल होने में, ठीक है। आगे देखते हैं 1991 में क्या हुआ, जब वहां पर लोकतंत्र का आंदोलन चला बड़े पैमाने पर, तो लोकतंत्र की स्थापना हुई 1991 में। शेख हसीना जब से 4 बार वहां पर क्या बन चुकी हैं, प्रधानमंत्री। आज भी शेख हसीना ही है, अभी चुनाव होंगे वहां पर भी, क्या बोलते हैं, जनवरी के अंदर, तो उम्मीद ये है कि शेख हसीना ही जीतेंगी, समझ में आ रहा नहीं है। यहाँ पर क्या है, अमेरिका और इंडिया, जब 2+2 की बैठक हुई इंडिया और क्या नाम है अमेरिका के बीच, तो इसमें रखा गया कि बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा दबाव डालना चाहिए, जिसकी वजह से वो वहां पर क्या है, जो विपक्ष पार्टी है उसको राइट्स दे थोड़ा, क्योंकि वहां के विपक्षी लोगों को वो अरेस्ट कर रही है, अरेस्ट में नहीं आ रहा, तो इस वजह से, क्लियर हो गया। ये आपका क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भारत के अच्छे संबंध है, शेख हसीना भारत के साथ क्या है, रिश्ते अच्छे रखी हुई है, अरेस्ट में नहीं आ रहा। हम जब संबंध पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे, अभी सिर्फ एक देश जो है वो क्या है, श्रीलंका। तो श्रीलंका को हम ले लेंगे पहले नंबर पे, ये आपका क्या है, श्रीलंका, क्लियर है।
तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, तो श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आजाद हुआ, क्लियर हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। इसे श्रीलंका को पहले क्या बोलते थे, तो सिलोन बोलते थे, क्या, ठीक है। सिरोमावी भंडार नायके जब वहां की क्या बनी, प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने क्या किया, सिलोन का नाम बदल के क्या कर दिया, श्रीलंका रख दिया, क्लियर। 1956 के अंदर एक अधिनियम आया जिसे सिंगला अधिनियम कहते हैं, पारित किया, जिसके तहत क्या है, सिंगली भाषा को उन्होंने क्या किया, एकमात्र राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया, तमिलों की भाषा को क्या कर दिया, अनदेखा कर दिया। नेक्स्ट दूसरा, स्कूल कॉलेज में सिंगली भाषा पढ़ाई जाने लगी, जबकि जो बच्चे घर में तमिल बोल रहे हैं, माँ बाप तमिल पढ़ रहे हैं और तमिल अभी तक सीखते हुए आ रहे हैं, और अचानक उन्हें भाषा कौन सी सिखाई जाने लगे, सिंगली भाषा सिखाई जाने लगी, जो औपचारिक भाषा बन जाए, तो उनका विरोध करना जायज भी था। सरकारी नौकरियों में सिंगलियों का क्या हो गया, प्रभुत्व हो गया, अपॉइंटमेंट उनको ज्यादा मिलेगी। तो ये सब कारण रहे जिसकी वजह से वहां के लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। धीरे 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 क्या है, इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली ऐसे में चुप कैसे रह सकती है, इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर कोशिश की इंटरफेयर करने की। बट उसी समय क्या हुआ, 1979 के अंदर, 1979 में लिट्टे की एक स्थापना की। समय लिट्टे की स्थापना का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि सशस्त्र संघर्ष करना, और जो ये हिस्सा है जाफरन, हर समझ नहीं है, इस हिस्से को क्या बनाना, एक अलग देश बनाना, समय एक अलग देश बनाना, किसको, जाफरन, ठीक है, इस हिस्से को, पूर्वीय जो श्रीलंका है उसको, क्लियर है, अलग देश बनाना। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया, जिसमें क्या हुआ, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, ठीक है। लिट्टे की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। इसने 1983 के बाद सशस्त्र संघर्ष बहुत तेज किया, 2008 तक, जब तक लिट्टे प्रमुख की क्या नहीं होगी, मौत नहीं होगी। अब लिट्टे क्या है, एक्टिव नहीं है 2008 के बाद। पर इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि देखो तमिलनाडु के जो लोग हैं उनका समर्थन है, किसका, जो तमिलनाडु के लोग हैं उनका समर्थन है, किसको, बेसिकली उन्हीं के यहाँ के लोग हैं। और क्या वो जब देश आजाद हो गया हमारा, उसके, और श्रीलंका भी आजाद हो गया, तो फिर भी तमिल लोगों का जाना कहाँ पर, बसना शुरू रहा, श्रीलंका में रहा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो लोग आजादी के बाद आए उन्हें हम नहीं रखेंगे। समझ, इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंका के बीच ऐसे समझौते भी कई हुए, ठीक है, बट उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। 1987 से 89 के अंदर भारतीय सेना ने क्या किया, शांति सेना भेजी, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनके भी समझौता हुआ श्रीलंका से, और उन्होंने एक शांति सेना भेजी श्रीलंका, ठीक है। उससे पहले ये बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि तमिलनाडु, हर में तमिलनाडु तमिलों का देश है, मतलब सॉरी तमिलों का राज्य है, ठीक है, वहां तमिल लोग ज्यादा रहते हैं, तो उन लोगों का समर्थन इनको था, समझे। और इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली है, यहाँ से भी हमारे एमपी चुनकर जाते हैं पार्लियामेंट में, तो उनका दबाव रहा, क्योंकि वो भी कांग्रेस पार्टी के ही थे, तो उन्होंने दबाव डाला कि यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है। अब श्रीलंका उस समय हमारी बात मान नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या किया, जो यहाँ लिट्टे के लोग थे उन्हें हमारी रॉ ने ट्रेन करना शुरू कर दिया। ट्रेन समझ में आता है कि यार ठीक है, हम तुम्हें हथियार देंगे, ट्रेनिंग देंगे, लड़ो, आज में अपने हक की लड़ाई लड़ो, क्लियर है। अगर कोई देश मानता नहीं है तो वो बेसिकली दूसरा देश उस देश को अनस्टेबल करने की कोशिश करता है। फिर श्रीलंका मानने लगा, तो भारत ने कहा ठीक है, मान रहा है तो हम लड़ेंगे तुम्हारी लड़ाई, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी शांति सेना भेजी, ठीक है, यानी इंडियन आर्मी को भेजा। वो इंडियन आर्मी क्या हुई, इस युद्ध में फंस गई। क्यों फंस गई, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन आर्मी है उसे गुरिल्ला युद्ध लड़ने का तजुर्बा नहीं है, में अभी भी इंडियन जो आर्मी है उसको गुरिल्ला युद्ध लड़ने की टेक्निक नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमारे देश के अंदर कभी भी, अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो, तो इंडियन आर्मी को लड़ना ही नहीं आया। क्यों, इंडियन आर्मी को कभी अपने लोगों पे गोली चलाते हुए देखा है, ऐसा देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब इंडियन आर्मी को देखना पड़े कि यार ये जो है सिविलियंस है और ये जो है ये मिलिटेंट है, इसको गोली मारनी है, इसको नहीं मारनी है, ये है गुरिल्ला युद्ध। यानी 10 व्यक्ति में आपको पहचान करनी है और उस व्यक्ति को गोली मारनी है जिसके पास हथियार हो, समझ नहीं। इसके लिए क्या है, पाकिस्तान में तो ये क्या नाम है, श्रीलंका में तो गुरिल्ला वॉर छिड़ा हुआ था। हमारे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ की जनता क्या है, विद्रोह कर रही हो। अगर ऐसा कुछ है भी, बात समझ में ही नहीं, तो हमारे लिए क्या है, होम मिनिस्ट्री के अंदर जो क्या नाम है, हमारी जो मतलब होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो आर्मी आती है, मतलब इसमें सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस जो आती हैं, सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेस जो आती हैं, जैसे असम राइफल्स इधर लड़ती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, समझ नहीं। और इधर देख लो हमारे देश जो स्टेट है वो स्टेबल है, वो विद्रोह करते नहीं है इस तरीके का।
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, तो इंडियन आर्मी को उतना तजुर्बा नहीं था। ठीक है, इंडियन आर्मी क्या हुई, उस युद्ध में जाके फंस गई। क्लियर है, करीबन करीबन हमारे 1000 सैनिक मारे गए। कितने? 1000 सैनिक मारे गए। और इस शांति अभियान को क्या है, हमें बिना पूरा किए, समझ नहीं है, वहां पर शांति स्टैब्लिश किए बिना हमें इस अभियान को छोड़कर वापस आना पड़ा। क्यों? दोनों तरफ से विरोध। एक तो तमिलनाडु की जो लोग थे उन्होंने भी इसको पसंद नहीं किया और राजीव गांधी पर दबाव डाला कि वो आर्मी को वापस बुलाए। और दूसरे नंबर पे क्या है, तमिल भी जो यहाँ के लिट्टे था, वो भी हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा था, हमारी आर्मी को मार रहा था। नेक्स्ट नंबर पे इधर क्या है, श्रीलंका के लोगों ने भी ये माना कि भारत सरकार क्या कर रही है, हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर, यानी जो लड़ाई किसको लड़नी चाहिए थी, श्रीलंका की आर्मी को लड़नी चाहिए, वो हमारी आर्मी ने लड़ी। और फिर भी दोनों तरफ से कोई क्या हुआ, नाम नहीं हुआ, ऊपर से हमारे लोग मारे गए। सो अलग। ठीक है, 1990 जनवरी तक हमने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। क्लियर? वैसे इंडियन आर्मी कहीं भी गई है तो वो अपने अभियान को पूरा ही कर आई है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसी के साथ ये शांति सेना ध्यान रखना। क्लियर? उसके बाद जो स्कैंडिनेवियाई जो कंट्रीज हैं, कौन सी? स्कैंडिनेवियाई मतलब सुने, इसके अंदर कौन से देश आते हैं? नॉर्वे आता है, फिनलैंड आता है, क्या नाम है आपका, डेनमार्क आता है, बात समझ में आई नहीं रही, स्वीडन आता है, आइसलैंड आता है ना। इन देशों ने क्या किया, इंटरफेयर किया, कहां पर? श्रीलंका की पॉलिटिक्स में। ठीक है, और कहा श्रीलंका के अंदर लिट्टे और श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ वार्तालाप कराने की कोशिश की। ठीक है, जिसमें आइसलैंड का नाम है। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पे कौन सा है? स्वीडन, स्वीडन के बाद फिनलैंड, फिनलैंड के बाद डेनमार्क, डेनमार्क। क्लियर है? स्वीडन हो गया, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है? एग्जैक्ट नाम, फिनलैंड ये रहा, स्वीडन ये रहा, नॉर्वे, नॉर्वे, नॉर्वे और आइसलैंड ने इंटरफेयर भी किया। क्लियर हो गया? तो भाई ये आपका क्या है, श्रीलंका है। 2008 के बाद वहां पर क्या है, अब कोई लिट्टे जैसा सशस्त्र संघर्ष नहीं हो रहा है, बट उसके बावजूद भी अभी भी लड़ाई चल रही है। हमारी गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने भी दबाव डाला है श्रीलंका के जो इस समय क्या है राष्ट्रपति है, कौन? विक्रम सिंघे है, उन पर दबाव डाला है कि जो तमिल लोग हैं उनको उनके अधिकार दिए जाए, हमारे भी जो समझौता हुआ है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्लियर है? अच्छा, अब क्या श्रीलंका भी अपना राजनीति खेल रहा है, वो इंडिया से अपना दबाव निकालकर पाकिस्तान वो चाइना की तरफ ज्यादा झुक रहा है, क्योंकि चाइना साउथ ईस्ट में इंटरफेयर ज्यादा कर रहा है ना, सॉरी साउथ इंड जो ये दक्षिण भारत, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में इंटरफेयर ज्यादा कर रहा है, जिसका फर्क क्या पड़ रहा है, जिसका फर्क पड़ रहा है कि ये भी उधर जा रहा है। जब भी तो इसमें क्राइसिस आया हम चुप रहे पहले, बाद में हमने $1 बिलियन दिया, क्या पहले तो पाकिस्तान क्या नाम है, चाइना से मदद ले जाके। अरे समझ में नहीं यार, तो ये समझ गया कि इंडिया क्या है, एक स्टेबल और भरोसेमंद देश है। चाइना भरोसेमंद देश नहीं है, वो क्या है, फंसाता है और उसके बाद छोड़ देता है। इंडिया फंसाता नहीं है, पहली बात, अगर तुम फंस गए हो तो बचा के लेकर आता है। समझ में आ रहा है नहीं यार? तो भाई इसी के साथ आपका क्या है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। श्रीलंका, फिर भी श्रीलंका के अंदर कुछ चीजें देखी जाए तो अच्छी है। पहले नंबर पे इसने सबसे पहले अपनी क्या इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, यानी कि जिसे कहते हैं ना अपनी इकोनॉमी को खोलना, दूसरे देशों का वेलकम करना कि आओ हमारे देश में बिजनेस करो। तो इसने 1977 में, कब? 1977 में ही अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। इस हिसाब से ये पहला देश बन गया जिसने अपने देश की इकोनॉमी को खोला। कौन से में? दक्षिण एशिया में। भारत ने कब अपनी इकोनॉमी खोली? 1991 में एलपीजी अपनाया था। एलपीजी, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारवाद, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। आगे जो आपका है वो क्या है कि उसके बाद इसका जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी मतलब क्या है, पर व्यक्ति कैपिटा जो है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें लिखा है कि दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा है, पर सबसे अच्छा नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छा किसका है? मालदीव का है। मालदीव का 14,000 है, समझ में नहीं? ठीक है, हमारा इस समय जो है वो करीबन करीबन कितना है? 2500 है, 2600। क्लियर है? पाकिस्तान का 1500 है। ठीक है, बाकी देशों फिर भी इसका 3500 है, श्रीलंका का सही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या है, इसने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत अच्छी की है, जनसंख्या वृद्धि दर को इसने नियंत्रित किया है, जबकि भारत की जनसंख्या देखो कितनी है, 140 करोड़ पार कर गई है। क्लियर है? तो ये आपका क्या है? श्रीलंका है। तो नेक्स्ट जो देश है वो है नेपाल। दक्षिण एशिया के अंदर नेपाल जो भारत का कहां पर पड़ता है? ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब उत्तर की तरफ। तो नेपाल अतीत से एक हिंदू राज रहा है,
एकमात्र हिंदू राज कौन रहा है? नेपाल रहा है। ठीक है, कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा, यानी राजा का शासन तो था पर प्रधानमंत्री फिर भी हुआ करते थे। ठीक है, पर राजा का वहां पर प्रभुत्व ज्यादा था, राजा के अनुसार ही क्या, राजा जिसको प्रधानमंत्री चूज करता था वो शासन वहां पर किया करते थे। 1990 में क्या हुआ, एक लोकतांत्रिक संविधान की मांग की गई कि एक संविधान ऐसा बनना चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। इसका मतलब ये जनता वहां पर क्या है, संसद को चुने। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री राजा ना चुने कि ये व्यक्ति अब तुम्हारा प्रधानमंत्री है, वो जनता चुने कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो एक संवैधानिक क्या है, लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना हुई। परंतु क्या हुआ, कार्यकाल बड़ा मुश्किल से रहा, 3 बार क्या चुना, तीनों बार क्या राजा ने उन्हें हटा दिया। ठीक है, तो 2002 में जनता ने क्या किया, इसका विरोध करते हुए वहां पर क्या किया, आंदोलन किया। क्यों? क्योंकि संसद ने क्या किया था, राजा ने संसद को भंग कर दिया था। ठीक है, जनता ने कहा अब यहाँ पर क्या है, पूर्ण रूप से लोकतंत्र आना चाहिए। ठीक है, 2002 में राजा क्या है, ज्ञानेंद्र की हत्या कर दी गई। किसके? उनके बेटे क्या नाम है, दीपेंद्र ने। ठीक है, 3 दिन बाद उसकी भी क्या है, हत्या कर दी गई। क्लियर है। फिर ज्ञानेंद्र के बाद कौन आया, राजा क्या नाम है, वीरेंद्र। ठीक है, राजा वीरेंद्र आए जो 2006 तक उन्होंने देखा कि त्रिकोणीय संघर्ष छिड़ चुका था। 1990 से लेकर 2006 तक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ राजा की सेना के बीच में, 7 पार्टी अलायंस जो वहां की 7 पार्टियों ने गठबंधन करा रखा था, और माओवादी जो चीन के मावा तसे तुंग थे। ठीक है, उनके विचारक, जैसे कि सुना है मार्क्सवादी जो मार्क्स के विचारक है, लेनिनवादी जो लेनिन की विचारधारा को फॉलो करते हैं, ऐसे माओवादी जो माओ की विचारधारा को फॉलो करते हैं। माओ विचारधारा क्या है कि संसाधनों को, किसको, सामाजिक और आर्थिक जो संसाधन है उनका इस तरीके से बंटवारा किया जाए कि सभी लोगों को सामान्य क्या है, मिले, ऐसा ना हो, उनमें भेदभाव ना हो। समाज मतलब समाज में जो रुतबा हो सबका बराबर हो, ऊंच नीच ना हो, जात पात क्या है या धर्म वगैरह ऐसा विभाजन ना रहे। और आर्थिक का मतलब ये होता है कि अमीर गरीब ना हो, ऐसा ना हो अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है। इसलिए माओवादी वो लोग होते हैं जो छीन कर हर समय संसाधनों को बांटते हैं, पर वो हथियार उठा लेते हैं, इसलिए गलत है। क्लियर। इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। ठीक है, नेपाल ने तो यहां तक आरोप लगाया भारत के ऊपर कि भारत क्या कर रहा है, माओवादियों को सह दे रहा है। भारत ने कहा हम सह नहीं देते, हम लोकतंत्र के समर्थक तो हैं कि चाहे नेपाल में लोकतंत्र आए, पर उसके लिए हम दूसरे देशों को क्या अनस्टेबल नहीं करते, माओवादियों को हम समर्थन नहीं कर रहे। क्लियर। 2006 में क्या हुआ, वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र कैसा आया, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका मतलब वहां प्रधानमंत्री भी होगा और राष्ट्रपति भी होगा। क्लियर। 2008 में वहां राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। देखा गया कि राजतंत्र रहना ठीक रहेगा या नहीं ठीक रहेगा, तो उन्होंने कहा कि अपने अतीत से जुड़ा रहना सभी चाहते हैं, तो नहीं, राजतंत्र को खत्म करते हैं, वहां पर उनका एक औपचारिक प्रधान बैठाएंगे। क्लियर है, जो गणराज्य का मतलब ही होता है औपचारिक प्रधान। जैसे हम भी गणराज्य देश है तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, पर पावर बहुत कम है उसके पास। क्लियर। 2015 में उन्होंने एक अपना नया संविधान अपनाया। ठीक है, और संविधान आज जो क्या नाम है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री अभी हैं वो कौन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड क्या है, अभी प्रधानमंत्री बने, जो माओवादी है, यानी माओवादी विचारधारा से इंटरलिंक रखते हैं, चाइना की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। ठीक है, ये नेपाल है। क्लियर। पर नेपाल उसके बावजूद भी क्या है, भारत और नेपाल की अच्छी दोस्ती है। क्लियर, इसको हम संबंध में पढ़ेंगे। क्लियर।